we are having a very special guest today with us, who is very famous lyricist, composer and singer too. He has wrote so many songs and composed music like હે અંધારિયા રાતો જગમગથી ચમકી રે અણધારી અજવાળી તમે અમથે અમથી રે ચાંદો વાદળ પાછળ જાતો જો ને શરમથી રે गिरधर घूमता रूपरुम झूमता हैया ने चोरे आज गोरी तमे मन डाली धामो हीराज. पता चला he is hidden hero of Ahmedabad, none other than Mr. Bhargav Purohit sir. થેન્ક યુ. એક કયો મોમેન્ટ હતો જ્યારે તમે વિચાર્યું કે મારે એઝ અ લિરિસિસ્ટ કરિયર પરસ્યુ કરવું છે? મેં ક્યારેય લિરિસિસ્ટ થઈશ એવું બહુ પાછળથી વિચાર્યું હતું, પણ એની પહેલાં હું પોએટ્રી લખતો થઈ ગયો હતો. એટલે પોએટ્રીમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ હતો, મેઇનલી ગુજરાતી પોએટ્રી, પછી એના પછી હિન્દી ઉર્દુ પોએટ્રી વાંચતો હતો, સાંભળતો હતો. તો એમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ ઓલરેડી હતો. અને મને એવું યાદ આવે છે કે કદાચ તમારા લોકોની એજમાં જ હું હોઈશ ત્યારથી મેં લખવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું હતું પોએટ્રી. તો ત્યારથી હું થોડુંક કંઈક બહુ અમેચ્યોર લેવલ પર પણ લખતો હતો પોએટ્રી. અને પછી પાછળથી કારણ કે મેં એડવર્ટાઇઝિંગમાં ઘણું કામ કર્યું, તો એડવર્ટાઇઝિંગમાં જિંગલ્સ લખવાના પણ આવે ને કમ્પોઝ પણ કરવાના આવે ને એવા ઘણા બધા જિંગલ્સ મેં કમ્પોઝ કર્યા. તો એના ભાગરૂપે મારી આ જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ કે लिखना भी है और कंपोज भी करना है. और फिर मैंने बाद में गाने लिखे. तो लिरिसिस्ट તરીકેનો ફર્સ્ટ બ્રેક કદાચ મારો ફિલ્મમાં આવ્યો હોય કે એની પહેલાં નોન ફિલ્મી સોંગ્સમાં, તો એ અત્યારથી કદાચ 15 વર્ષ પહેલાં આવ્યો હશે. બટ પોએટ્રી સાથેની મારી શરૂઆત કદાચ એનાથી ઘણી પહેલાં થઈ ગઈ थी. और क्योंकि मैं पोएट्री से जुड़ा था तो मैं लिरिसिस्ट बन पाया. ऐसे कोई आपके पोएट्स और ऑथर जिनकी जो भी शायरियाँ है वो आपकी राइटिंग स्टाइल को इन्फ्लुएंस करती हो सबसे ज़्यादा? बहुत सारे जिन लोगों को मैंने पढ़ा है और जिन लोगों को मैंने अब तक सुना है, ऐसे बहुत सारे पुराने हो नए हो अभी के हो. तो गुजराती में जैसे मैंने बताया कि गुजराती हिंदी उर्दू सब कुछ ही मैंने पढ़ा है. और बहुत सारे नाम याद आते हैं, पर राइटिंग पे किन किन का इन्फ्लुएंस है मैं आई डोंट थिंक वो बता पाऊँगा, क्योंकि सबका एक मिला जुला एक वो होता है. और अब मैं वो समझने के लिए जाऊँ तो सबका सब कुछ बहुत कुछ दिख रहा है इसमें. तो यू नो पर्टिकुलर नेम मेरे फेवरेट पोएट कौन से मैं बता सकता हूँ. गुजराती में रमेश पारेख કરીને કવિતા આપણા કવિ થઈ ગયા કે જેમણે બહુ જ સરસ ગીતો લખ્યા, જેણે ગઝલો પણ લખી, જેણે અછાંદસ એટલે મીટરલેસ પોએટ્રી જેને કહેવાય એ પણ ઘણું બધું લખ્યું. ગઝલમાં મરીઝ કરીને આપણા એક બહુ મોટા શાયર થઈ ગયા ગુજરાતીમાં, કે જેને ગુજરાતીનો ગાલિબ કહેવાય એટલો મોટો શાયર. તો એ મને ગમે. ઝવેરચંદ મેઘાણી કે જે લોક સાહિત્યકાર આપણા થયા, એમણે ઘણી બધી વાર્તાઓ લખી, ઘણા બધું નાટકો પણ લખ્યા, નવલકથાઓ લખી, પણ એની સાથે સાથે એણે ઘણા સુંદર ગીતો પણ લખ્યા છે. તો એ પણ મને ગમે. તમારા માટે કરિયર પરસ્યુ કરવું ઇઝી હતું, લાઈક ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ? અલગ અલગ મોમેન્ટ એવા આવ્યા હતા લાઈફમાં. હું પહેલાં તો કહું કે મ્યુઝિક કમ્પોઝર કે મ્યુઝિક ડિરેક્ટર બનવું છે એ શરૂઆતનું આઈ થિંક અગેન 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં હતો ને ત્યારે मैंने शुरुआत थी थी ने त्यारे मैं एक छोटे से टाउन से आता हूँ, वेरावल करके एक टाउन है सौराष्ट्र में, सोमनाथ के पास. तो स्कूल के बाद हम लोग ट्यूशन के लिए भी जाते थे, क्योंकि मुझे अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स ये सब समझ में बिल्कुल नहीं आता था. तो मैं कॉमर्स में चला गया था, पर मैं कॉमर्स स्टूडेंट नहीं था, ऐसा मेरा रियलाइजेशन बाद में आया. ठीक है, तो उसके लिए सब दोस्त लोग ट्यूशन में जाते थे, मैं भी साथ में जाता था. और हम लोग वहाँ ये शटल रिक्शा चलते थे, ऑटो रिक्शा. तो उसमें वैसे तो 3 लोग अलाउड होते, पर ये 6-6, 7-7 भरते थे. तो उसमें बैठ के हम लोग जाते थे, और वहाँ पे रिक्शा चलाने वाले सारे म्यूज़िक के बहुत शौकीन, तो बड़े बड़े स्पीकर्स रिक्शा में लगे होते और उधर गाने बजते थे ज़ोर ज़ोर से. और तब तक क्या था कि मैं ऑलरेडी स्कूल के ग्रुप में था, कीबोर्ड्स बजाता था, मैं सिंगिंग भी करता था, ये सब करता था. पर फिर बार बार एक गाना आप जब कोई लेट से कि 25 बार सुनो तो उसकी डिटेल्स आपको समझ में आने लगती है कि यहाँ पे ढोलक में ऐसा बजा है, यहाँ पे स्ट्रिंग्स में ऐसा कुछ बजा है. तो इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया और अट्रैक्ट भी किया
कि यार ये सब चीज़ें कौन है, मतलब कौन करता है, हम लोगों को सिर्फ सिंगर्स याद रहते हैं, पर इसके पीछे जो मेहनत है, जो म्यूज़िक बनाता है और वो काम कितना इंटरेस्टिंग है, तो मैंने तब तय किया था कि मुझे म्यूज़िक डायरेक्शन करना है। तो और लाइकवाइज अलग अलग चीज़ों में या Which was the first song you recorded? रिकॉर्ड किया था। फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्ड किया, उसके पहले हम ऑलरेडी लाइव म्यूज़िक करने लगे थे, मतलब प्ले के लिए, नाटक के लिए। तो नाटक में लाइव म्यूज़िक करना, लाइव गाना, लाइव बजाना, ये सब ऑलरेडी कर रहा था मैं। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि मैं रेडियो में भी काम कर रहा था, तो मैंने जिंगल्स काफ़ी रिकॉर्ड किए थे, पर वो जिंगल्स थे, 30 सेकेंडर जिंगल होता है, वो पूरा गाना नहीं होता है। पर मुझे याद आ रहा है कि फर्स्ट गाना मुझे रिकॉर्ड करना था, वो एक अगेन एडवर्टाइजिंग ब्रीफ ही थी, एक क्लाइंट के लिए था जिसमें एक प्रॉपर्टी शो होने वाला था और उसका एक गाना बनाना था। तो वो गाना मुझे याद है कि स्टूडियो में जाके हम लोगों ने मतलब लिखा, कंपोज किया, म्यूज़िक बनाया, सिंगिंग करवाया और गाने को मिक्स किया, कुल मिला के ये सारा कुछ 8 या 9 घंटे में किया था। तो वो मुझे बिल्कुल याद है कि इस तरीके से वो गाना किया था। और जब मैं वो गाना लेके वापस आया तो जो क्लाइंट्स थे वो दोस्ती से पहचानते ही थे, तो मैं बहुत एक्साइटेड था सुनाने के लिए गाना, पर उन लोगों ने सुन के बता दिया कि नहीं मज़ा आया। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए। तो डिसअपॉइंटमेंट भी था और मुझे गुस्सा भी आया कि मैं सुबह से ये कर रहा हूँ, कौन बना के देगा एक दिन में गाना, मैंने बनाया है, एटलीस्ट छोटा था। तो गुस्सा आ गया मुझे, अब नहीं आता इतना। तो पर मुझे पता चला कि वो लोग डिसाइड करके बैठे थे मेरी खींचने के लिए कि इसकी मज़ा ले, और सबको गाना एक्चुअली बहुत पसंद आया था, जो थोड़ी देर के बाद मुझे ये आया, सरप्राइज था। तो वो एक अलग मोमेंट था मेरे लिए। एक सिंपल क्वेश्चन है सर कि व्हाट डज म्यूजिक टू यू? म्यूज़िक लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है। मतलब जिनकी लाइफ में म्यूज़िक नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि वो म्यूजिशियन होना चाहिए, वो सिंगर ही होना चाहिए, जिसको म्यूज़िक सुनना भी पसंद नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, उसकी लाइफ में मुझे बहुत कुछ मिसिंग लगता है, वो कंप्लीट नहीं लगती एक लाइफ। तो इफ़ म्यूज़िक इज़ नॉट देयर, समथिंग इज़ मिसिंग। तो वो एक ફિલિંગ है। અગર તમને ચાન્સ મળે કોઈ આર્ટિસ્ટ સાથે કોલેબરેટ કરવાનો, લાઈક અત્યારે છે કે અત્યારે હયાત નથી બી, તો એ કોણ હશે? बहुत लोग ऐसे, किन किन का नाम लूँ? मुझे ऐसा बहुत ख्याल आता है कि जो पुराने म्यूज़िक कंपोजर्स जो रहे हैं, कि जिन लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंटल काम किया है, काश मैं उनके साथ में और उनके टाइम में रहा होता तो उनसे कुछ चीज़ें उनकी देख पाता। भले ही मुझे स्टूडियो में साइड में बिठाते, चाय लेने के लिए भेजते मुझे, पर वहाँ पर बैठने का मौका मिलता तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता। जैसे कि आर डी बर्मन। तो आर डी बर्मन एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी म्यूज़िक कंपोज़र थे कि जिन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, वेस्टर्न क्लासिकल, वर्ल्ड म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल, सबको मिला के उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। तो उनके बाद जितनी भी जनरेशन्स आई म्यूज़िक कंपोज़र की, सब उनसे इन्फ्लुएंस्ड कहीं ना कहीं रहे। तो ऐसे लोगों के साथ मुझे ऐसा होता है कि कहीं उनको काम करते हुए देखने भी मिला होता तो बहुत मज़ा आता। લાઈક ઇફ મ્યુઝિક હેડ અ ફ્લેવર, લાઈક એ શું ટેસ્ટ, એક કેવો ટેસ્ટ કરત? મ્યુઝિકમાં નવે નવ રસ છે, બધા જ રસ છે, રાઈટ? તો જેટલા પણ સ્વાદ છે, અને હું કારણ કે હું ફિલ્મ કમ્પોઝર છું તો હું કોઈ એક ફ્લેવરની વાત એટલા માટે ના કરી શકું, કેમ કે एक कहानी के लिए मैं म्यूज़िक बनाता हूँ। अब मान लो कि एक कहानी में 4 गाने हैं। एक गाना है जब प्यार हुआ, गाना हो गया, ब्रेकअप हुआ, गाना आ गया, पार्टी की, गाना हो गया, कहीं कुछ और हो रहा है, गाना हो गया। तो चारों डिफरेंट फ्लेवर के हैं। तो वो चारों करने के लिए मुझे रेडी रहना है, चारों इमोशन के लिए। तो कोई भी इमोशन हो मुझे म्यूज़िक के थ्रू कन्वे करना है, यू नो। तो आई थिंक उन सब में ही इसकी ब्यूटी है, एक रेंज में ही ब्यूटी है। तो वो एक अलग चीज़ होती है कि कभी हम कैसे मूड में होते हैं, तो कभी हमको स्लो सूदिंग गाने पसंद आते हैं, कभी हमको फास्ट गाने पसंद आते हैं, पर वो हमारे मूड के ऊपर डिपेंड होता है। तो म्यूज़िक एक પીરસેલી ગુજરાતી થાળી જેવું છે, જેમાં દરેક ટેસ્ટ છે, દરેક ટેસ્ટ હોવો જ જોઈએ। As मनड़ा लीधा मोहिराज was a huge success. Do you saw it coming? कि आपको पता था कि ये इतना सक्सेस जाएगा ये म्यूज़िक? नो, इतना नहीं। मतलब એવું ખબર હતી, ગીત બનાવી ત્યારે અમને એવું ખબર હતી કે આ ગીત હિટ થશે, પણ આટલું હિટ થશે એવી ખબર નહોતી।
કારણ કે એમાં કેવું હોય કે સ્ટુડિયોમાં જ્યારે અમે લોકો ગીત પર કામ કરતા હોય, મ્યુઝિક પર કામ કરતા હોય, રેકોર્ડ કરતા હોય, ત્યારે બીજા પણ જેટલા લોકો હાજર હોય કે આપણે પણ निकले बाद मैं स्टूडियो से निकल गया हूँ और यहाँ पे आ गया, फिर भी मेरे दिमाग में अगर कहीं वो चल रहा है तो मतलब वो प्रूव कर रहा है कि जो सुनेगा उसके गाने में ये दिमाग में ये चिपक जाएगा ये गाना, राइट। तो सबको ही, जितने लोग वहाँ पे जब इसका म्यूज़िक बन रहा था तो वहाँ पे आते जाते थे, तो सबका ये फीलिंग था कि ये गाना मस्त है। तो वो एक फीलिंग थी कि ये गाना चलेगा, पर इतना चलेगा वो नहीं पता था। आपकी मदर जो है वो टीचर है, राइट? तो उनका क्या रिएक्शन था जब उनको पहली बार पता चला कि आपको एक क्रिएटिव फील्ड में जाना है रेदर देन अ ट्रेडिशनल फील्ड? उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और इनफैक्ट उन लोगों की वजह से मैं क्रिएटिव फील्ड में हूँ, ऐसी मुझे समझ में आ रही है चीज़ें। क्योंकि मेरे फादर और मेरी फादर की साइड से जितने भी लोग, इवन मेरे ग्रैंडफादर, वो ऑलरेडी म्यूज़िक में थे। किसी ने म्यूज़िक को प्रोफेशन नहीं बनाया था, क्योंकि उस ज़माने में म्यूज़िक को प्रोफेशनली परस्यू करना बहुत मुश्किल था, तो वो नहीं किया था। पर म्यूज़िक में सबको ही था और इस वजह से ये हुआ कि हर किस्म का म्यूज़िक मेरे घर में बजता था जब मैं छोटा था तब। चाहे वो फिल्मी गाने हो, चाहे वो इंडियन क्लासिकल हो, चाहे वो सुगम संगीत हो, चाहे वो फोक हो, हर किस्म का म्यूज़िक मेरे घर में बजता था और हर किस्म के म्यूज़िक का अप्रिशिएशन होता था, राइट। तो वो ऑलरेडी वो सुन सुन के वो चीज़ें एक आई थी, जिसकी वजह से मैं शायद बाद में म्यूज़िक कर पाया। क्योंकि म्यूज़िक में कहावत है कि सुनना आधा सीखना होता है। किसी भी चीज़ पे ये लागू पड़ती है बात कि सुनना आधा सीखना होता है। अगर आप अच्छे से सुनो किसी भी चीज़ को तो वो आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। वैसा, और मेरी मदर की साइड से मुझे लिटरेचर मिला। तो मेरे घर में, मैं एक छोटे से गांव में था, पर एक गांव के हिसाब से काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी थी मेरे घर में और बहुत सारी किताबें थी और उन सारी किताबों को मैंने बहुत कम एज में पढ़ा है, जिन एज में शायद मुझे पूरी की पूरी समझ में नहीं भी आई, पर मैंने पढ़ा है उन किताबों और फिर बाद में मैंने रिविज़िट भी किया बड़ा होने के बाद। तो वो सब चीज़ें मैं रियलाइज़ करता हूँ कि आज जाके वो सब चीज़ें काम मुझे आ रही है। तो फैमिली से ऑलरेडी क्योंकि ये एक माहौल मिला था, तब जब मैंने बात की कि मुझे ये करना है या वो करना है, तब किसी ने, आई डोंट थिंक कभी कुछ में एक बार भी मुझे कभी नहीं बोला कि कि ये नहीं कर, ये वो नहीं कर। और ऐसा भी नहीं थे कि मैं बहुत वेल टू डू फैमिली से था कि मुझे अर्निंग के बारे में एक बार सोचना ही ना पड़े और मैं जो भी अपना पैशन है कर पाऊँ, वैसा भी नहीं था। पर उसके बावजूद भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी पुश नहीं किया किसी चीज़ के लिए। લાઈક આજના જમાનામાં જ્યારે લોકોને વેસ્ટર્ન મ્યુઝિક ગમે છે અને એ વેસ્ટર્ન મ્યુઝિક જ પ્રિફર કરે છે, તો અને તમે તમારા રાઇટિંગથી, કમ્પોઝિંગથી લોકોને ટ્રેડિશનલ મ્યુઝિકથી કેવી રીતે હુક રાખો છો? જો પહેલાં તો મને એ કે મ્યુઝિક કોઈ પણ પ્રકારનું હોય, મને પર્સનલી એનો વિરોધ નથી। વેસ્ટર્ન હોય કે ઇન્ડિયન હોય કે ફોક હોય કે ગમે તે હોય, म्यूज़िक હોય છે। અને तो कोई अगर गाना बहुत चल गया है और मुझे उतना पसंद नहीं भी आया हो गाना, तो भी मैं वो समझने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या वैसी चीज़ है जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है, तो उससे परहेज़ नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, उसके अलावा आपका एक पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी होता है, तो उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे जब खुद म्यूज़िक बनाने का आए तब मैं मेरी लाइकिंग्स के हिसाब से बनाऊंगा। बट जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मैं फ़िल्म के लिए काम कर रहा हूँ और फिल्म की अगर रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक वेस्टर्न साउंड का गाना देना है, तो उसके लिए भी मेरी खुद की प्रिपरेशन होनी चाहिए। फिर वैसा नहीं हो सकता कि मुझे नहीं पसंद और मैं नहीं बनाऊंगा वैसा, तो वो लोग रिप्लेस कर देंगे, किसी और को ले आएंगे, तो इसीलिए हर किस्म के म्यूज़िक को सुनना और अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। बट मुझे फोक पसंद है, मुझे ज़्यादा पसंद है। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे यू आर अ सॉन्ग राइटर, तो आपका कभी ऐसा, इफ़ आपको चॉइस मिले तो आप क्या करोगे जो लोगों को ज़्यादा पसंद है और शायद आपको इतना नहीं, आप वो लिखना चाहोगे, या फिर जो लोगों को नहीं पसंद पर आपको पसंद है वो टाइप का सॉन्ग आप लिखना चाहोगे? बैलेंस होता है दोनों चीज़ों का। सिर्फ लोगों को क्या पसंद आएगा ये सोच के आप कुछ बनाओ और उसमें आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो वैसा काम आप लंबा नहीं कर पाओगे। क्रिएटिव फील्ड में आने का एक कारण ही ये था कि आपको मज़ा आए वैसा आपको करना है। मुझे नहीं, मैं MBA का एडमिशन छोड़ के आया हूँ कहीं से, तो मैंने जब ये डिसाइड किया था तब ये वही था कि क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है तो कर रहा हूँ, तो मेरा एकदम अपना मज़ा छोड़ के भी नहीं कर सकते। बट
एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं सोच सकते कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूँगा, बाकी लोगों को पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो वैसा भी नहीं सोच सकते, क्योंकि आप लोगों के लिए बना रहे हो म्यूज़िक, नो। तो जब उनके लिए बना रहे हो, अगर मैं वैसा आर्टिस्ट हूँ तो फिर मुझे अपने ही घर में बंद होकर गाना रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और खुद ही सुनना चाहिए, मुझे वो रिलीज़ ही नहीं करना चाहिए, यू नो। तो वो दोनों चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है. અમને સાંભળ્યું છે કે તમારી વાઈફ બી આ જ ફિલ્ડમાં છે, તો લાઈક વોટ ઇઝ ધ એન્વાયરમેન્ટ એટ હોમ? સોરી ફોર ધ પર્સનલ ક્વેશ્ચન. ના, એ પર્સનલ છે જ નહીં. સારું છે ઘરમાં વાતાવરણ, કેમ કે બંને આર્ટ ફિલ્ડ સાથે સંકળાયેલા હોય એટલે અમુક વસ્તુઓ કમ્યુનિકેટ કરવાની એવી જરૂર ના પડે કે મારા વર્કિંગ આર્સ બહુ વિચિત્ર હોય કે એવું બધું હોય કે એના પણ એવા થાય ત્યારે અમારે એકબીજાને એવા કારણો ના આપવા પડે, યુ નો, કેમ ક્યાં કેવી રીતે શું, और पता ही होता है कि हाउ दिस फील्ड वर्क्स और कैसे चीज़ें होती है. तो वो एक और एक ये भी होता है कि आप जिस पे काम कर रहे हो, जिन चीज़ों पे, उसके उन चीज़ों की आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बातें कर पाते हो और एक शेयरिंग हो पाती है. तो वो एक चीज़ एक इंटरेस्टिंग होती है और वो अल्टीमेटली इंटीमेसी को बढ़ाती है वो चीज़ें. तो वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है. And what about your son? Is he interested in music too? या बहुत छोटा है पर हाँ वो इंटरेस्टेड है और स्पेशली वो रिदम्स में उसको इंटरेस्ट है. तो इनिशियली उसने जब रिदम पिकअप करना शुरू किया तो मैंने थोड़ा इग्नोर इस तरीके से किया कि हाँ वो तो बच्चे हैं तो वो फेज़ होगा और करेंगे, बट उसने छोड़ा नहीं और फिर वो काफ़ी परस्यू करता गया अपने हिसाब से. तो फिर मुझे लगा कि हाँ इसको जेन्युइनली इंटरेस्ट है और इसको आगे जाके सिखाना चाहिए. तो हाँ, तो वो बाकी सब खिलौनों से भी खेलता है, ऐसा नहीं है, पर अगर उधर ढोल और तबला पड़ा हो तो वो उसी को बजाता रहता है. और बाकी हाँ, तो वो सब चीज़ें पता चलती है यहाँ. લાઈક વોટ્સ ધ સ્ટ્રેન્જેસ્ટ ફેન એન્કાઉન્ટર યુ એવર હેડ? લાઈક કોઈ ફેને એવી અચૂકતી હરકત કરી હોય? એવું આમ નહીં, બધા બિચારા બહુ પ્રેમથી મળે છે અને કદાચ કોઈક બિચારું ઓવરવેલ્મ્ડ હોય તોય મને એવું ના ગમે કે કારણ કે તમે બિઝી છો કે બીજા પહેલાંમાં છો તો પેલું કરી દો, કારણ કે એમના પ્રેમને કારણે આપણે છીએ. બટ એક બે લોકો એવા મળી ગયા હતા કે દરેક ફિલ્મના પ્રીમિયરમાં એક જણ છે કે જે આવે ને પકડીને ગ્રીટ કર્યા વગર સીધો ફોટો પડાવવા માંડે ને કે આપણે કોઈક સાથે મે બી હું તમારી સાથે વાત કરું છું ને એક મિનિટ એવું કરીને ફાટ દઈને સેલ્ફી પાડ્યો એને, બરાબર, ઠીક है होगा. और किसी को पकड़ के लाया, अरे आप वाला पिक्चर वाला म्यूजिक डायरेक्टर पढ़ाई लो करीना, तो वैसे बिना पूछे वो 2-3 बार उसने किया. तो मुझे थोड़ा ऐसा हुआ कि ये क्या बात हो गई, और ना उसने कुछ ग्रीट किया, कुछ नहीं, और वो चला भी गया. तो मुझे थोड़ी चीज़ वो स्ट्रेंज लगी थी. If not singing, what profession would you have pursued? અગર તમે લાઈક સિંગિંગ એઝ અ કરિયર ચૂઝ નહોતું કર્યું હતું તો તમે બીજું શું કરતા? હું કંઈ પણ ક્રિએટિવ ફિલ્ડમાં જ હોત તો એવું મને ખબર છે કે જેમ કે અત્યારે હું સ્ક્રીન રાઇટિંગ પણ કરું છું, લિરિક્સ લખું છું કે મ્યુઝિક કમ્પોઝ કરું છું, ઇવેન્ચ્યુઅલી મારે ફિલ્મ ડિરેક્ટ કરવી છે, હું નાટકોમાં એક્ટિંગ કરું છું, આ બધું જ હું કરું છું. એટલે આમાંનું જ કંઈક હું કરતો હોત. આ સિવાયનું હું કંઈક કરતો હોત તો હું બહુ સારી રીતે ના કરતો હોત અને મને બી મજા ના આવતી હોત. એટલે अगर आपको अपनी फेवरेट फूड पे कोई भी सॉन्ग लिखना है तो उसका टाइटल क्या होगा? सोचने वाली बात है क्योंकि मैं वैसे मुझे सब कुछ चीज़ें पसंद है पर एक चाइनीज़ नहीं पसंद. मैं लोगों को बोलता हूँ कि चाइनीज़ तो चाइना में जाइए नहीं खाऊं, तो एक कम पसंद है. और मुझे हर जगह पे फिर पंजाबी ओवररेटेड भी लगता है. तो मुझे ये ख्याल आता है कि एक इंडियन फूड की जब आता है, सिर्फ पंजाबी फूड क्यों, हर प्रांत के पास अपनी डिशेस है और इंटरेस्टिंग है. तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं कोई नई जगह पे जाता हूँ तो उधर का लोकल फूड जो है उसको खाने की बिल्कुल मेरी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट उसको एक्सप्लोर करूँ. फिर पसंद आए ना आए वो बात की बात है, तो वो करता हूँ. तो એઝ સચ ફેવરેટ એવું કંઈ નથી, પણ હા બહાર જવાનું થાય ને એવું ઓપ્શન્સ મળે તો હું પહેલાં સાઉથ ઇન્ડિયન પ્રેફર કરું. તમને કોણ ઇન્સ્પાયર કરે છે આ ફિલ્ડમાં રહેવા માટે? હુ ઇઝ અ આઇડલ? ઘણા બધાએ લાઈફમાં કર્યો છે અને ઘણા બધા એવા લોકોએ પણ કર્યો હોય કે જે તમારા
ફેમિલી ફ્રેન્ડ બીજા બધા સર્કલમાં હોય, ક્યારેક જેની સાથે બહુ જ ઇન્ટરેક્શન તમને ન કરવા મળ્યું હોય પણ એની સાથે જેટલું ઇન્ટરેક્ટ થયું હોય તમને કંઈક તમારી લાઈફમાં વેલ્યુ એડ કરી જનારું હોય, તો એવા ઘણા બધા લોકો છે. ને ઇન્સ્પિરેશન છે ને બેઝિકલી એક પ્રોસેસ છે કે જે કોઈ એક જ વ્યક્તિ તરફથી તમને આવશે એવું નથી. એ તમારી રિસેપ્ટિવિટી પર આધાર રાખે છે કે જો તમે રિસેપ્ટિવ ઇનફ છો તો કોઈ પણ વસ્તુમાંથી તમે ઇન્સ્પિરેશન લઈ શકશો. Can you elaborate more about your childhood? હવે જોઉં તો એવું લાગે કે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતી. મેં કીધું એક નાનકડા ગામમાંથી આવતો હતો ને એવી સ્કૂલમાંથી મેં શરૂઆત કરી थी कि वो स्कूल शुरू हो रही थी, एक छोटा सा कमरा था जिससे वो स्कूल अभी शुरू हो रही थी, जिसमें कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं थे, तब तक स्कूल का स्कूल ड्रेस भी नहीं था और वहाँ से हम लोगों ने शुरू की थी वो जर्नी. और मेरे जो टीचर थे वो भी एक टीचर था, मैथ्स भी वही सिखाए, लैंग्वेज भी वही सिखाए, सारी कुछ चीज़ें, पर वो इतने इंटरेस्टिंग थे, इनका पढ़ाने का ढंग इतना प्यारा था, स्टोरी टेलिंग इतना गजब था कि वो जिस तरीके से कहानियाँ बताते तो हम लोग ऐसे देखते ही रह जाते थे. तो फिर बाद में अभी रियलाइज़ होता है कि बहुत कुछ चीज़ें जो बचपन में ऐसे ही सीख ली होती है, सुन ली होती है, वो अब काम लग रही है. तो एक मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग मेरा बचपन इसलिए है क्योंकि मैं बहुत एक छोटी सी जगह से आया हूँ, तो मैंने उस किस्म का वर्ल्ड भी देखा है मैंने, और फिर बाद में मैंने ये शहरी वर्ल्ड भी देखा है. तो एक दोनों वर्ल्ड को मैं जान पाता हूँ या उनकी सेंसिबिलिटीज़ के साथ कनेक्ट कर पाता हूँ, तो वो एक चीज़ मुझे अपने आप के लिए यूएसपी लगती है कि एक ही वर्ल्ड में मैं मेरे अगर ज़िंदगी के 30-35 साल गुजर गए होते तो कुछ मुझे मिसिंग लगता और मैं बाकी के वर्ल्ड में जाके मैं थोड़ा एलियन फील करता. तो वो मुझे बेस्ट लग रही है वो चीज़. आप शहर में कब आए? शहर में मैं आया 12th के बाद कॉलेज में पढ़ने के लिए, पर उसके पहले मेरी लाइफ थोड़ी मतलब गांव में था. उसके बाद हॉस्टल में मैं रहा था 5 साल, वहाँ से 1 साल में राजस्थान में एक माइग्रेशन प्रोग्राम में वहाँ पे पढ़ने के लिए गया था. फिर वापस से मैं अपना होम टाउन में 11th-12th के लिए आया. तब मैंने मेरे अपने होम टाउन को बहुत अलग पाया क्योंकि मेरी एज अलग थी, स्कूल अलग थी, मेरे सर्कल अलग था, सब कुछ. उसके बाद मैं अहमदाबाद आया, तो फर्स्ट ईयर BBA के लिए मैं अहमदाबाद आया और फिर मैं तब से अहमदाबाद में ही हूँ. तो आप जब पहली बार आए, वॉज दैट ईजी एक्सपीरियंस फॉर यू कि वो अनकंफर्टेबल था या फिर आपको एडजस्ट होने में टाइम लगा हो ऐसा कुछ? नहीं, क्योंकि मैं 10 साल की उम्र से घर से बाहर रहा था, हॉस्टल में रहा था, तो घर से दूर रहना वॉज नॉट अ प्रॉब्लम मेरे लिए. तो वो इसीलिए, पर ये वर्ल्ड नया था पर बहुत इंटरेस्टिंग भी था. यहाँ पे आके ही तुरंत मेरे कुछ दोस्त भी बन गए और अच्छे दोस्त बने और मज़ा आया चीज़ों को एक्सप्लोर करने में. और इनिशियली मैं ये भी करता था कि मैं संडेज़ को घूमने के लिए निकल जाता था और AMTS का एक वो दिन भर का टिकट आता था, किसी भी बस में बैठो टाइप्स, तो वो लेके मैं कहीं भी उतर गया और कहीं भी चढ़ गया. तो मुझे थोड़ा लोकल एक्सप्लोर करने में मज़ा आ रहा था. एक इश्यू आ रहा था लैंग्वेज का, क्योंकि मैं सौराष्ट्र से हूँ तो मेरी एक लैंग्वेज का एक इंटोनेशन होता है डायलेक्ट का, तो उस वजह से कभी कभी हंसते थे लोग मुझ पे. तो पर उसको मैंने वैसे नहीं लिया, एक कंपटीशन के तौर पे नहीं लिया, क्योंकि मैं एक अच्छी गुजराती भी बोल लेता था. तो फिर एक चीज़ उसकी वजह से शायद ये हो गई कि मैंने काठियावाड़ी छोड़ के मैं गुजराती में स्विच हो गया बोलने में. उसका एक रीज़न ये था कि मैं नहीं चाहता था कि जब मैं किसी से बात करूं तो मेरी डायलेक्ट पे ध्यान दे, मेरी बात पे ध्यान रहे, उस पे ध्यान ना चला जाए. उस वजह से फिर बाद में मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि लिंग्विस्टिक ब्यूटी जो एक होती है, वो जो बोलियों में होती है वो कई बार लैंग्वेज में नहीं होती. वो कोई भी बोली हो, ये સૌરાષ્ટ્રની ભાષા હોય, એ દક્ષિણ ગુજરાતની હોય, એ ઉત્તર ગુજરાતની હોય, કોઈ પણ હોય, મરાઠીની અમુક ડાયલેક્ટ્સ હોય કે મારવાડી હોય કે વાગડી હોય, કચ્છી હોય, એમાં ઘણી બધી બ્યુટી રહેલી છે. तो ये मैंने गम्यून त्यारથી मैं एक्सप्लोर करवाना शुरू किया. दैट्स द रीज़न कि मैंने अपना फर्स्ट स्क्रीन राइटिंग प्रोजेक्ट जो बाहर आया विट्ठल तीड़ी करके एक वेब सीरीज़ लिखा था, तो वो पूरा काठियावाड़ी में था. If you could swap your voice with someone, who would be and why? गाने में जगजीत सिंह और अमित त्रिवेदी. बोलने में याद नहीं आ रहा. Any music composer that you like the most
other than yourself? बहुत सारे What's that? विश टू वर्क विद देम। मैंने मतलब मेरे इंडस्ट्री के अभी जो जितने भी फेलो कंपोजर्स हैं सबके साथ में मैंने काम किया भी है। तो सचिन जिगर है, तो सचिन भाई के साथ मैंने काफ़ी काम किया है, उनके काफ़ी गाने मैंने लिखे हैं। तो उनके साथ भी बहुत काम किया। मेहुल सुरती करके एक कंपोज़र है, तो उनके साथ में भी मैंने काम किया। बहुत अच्छे दोस्त છે। પાર્થ ઠક્કર કરીને એક મિત્ર છે, એ પણ કમ્પોઝ કરે છે ગુજરાતી ફિલ્મોમાં, એના માટે મેં ગીતો લખ્યા છે। તો ઘણું કોલેબોરેટિવ કામ કર્યું છે અને બધા એકબીજાના કામને અપ્રિશિએટ કરે છે, તો એ વસ્તુ બહુ સરસ મજાની છે। और सचिन भाई क्योंकि सीनियर है इंडस्ट्री में, तो उनके साथ काम करके और मुंबई के इंडस्ट्री में उनके साथ काम करके मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें प्रोफेशनली सीखी, कैसी चीज़ें होती है, राइट। तो या મેં જ્યારે તમને જોઈએ મ્યુઝિક એઝ અ મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર છો, તો લાઈક મ્યુઝિક કમ્પોઝ કરતા હો ત્યારે બહુ એનર્જી જોઈએ, અને યુ આર વેરી એનર્જેટિક, તો એ એનર્જી ક્યાંથી આવે છે સર? सीक्रेट कुछ नहीं होता, आपको जो पसंद है वो काम आप कर रहे हो तो एनर्जी आनी ही आनी है, वो एक खुशी आएगी ही आएगी। जो नहीं पसंद, और ऐसा भी नहीं कि हर बार गाना रिकॉर्ड करते वक्त हम लोग एनर्जेटिक ही होते हैं, खुश भी होते हैं, क्योंकि सब दिन एक जैसे नहीं होते, यू नो। तो कभी कभार बहुत डल फीलिंग भी होती है, बट ठीक है, वो इट्स पार्ट एंड पार्सल। એવો કોઈ સોંગ કે એવી કોઈ ફિલ્મ જે તમને જ્યારે એમ લાગતું હોય કે ના એ નહીં ચાલે પણ એ બહુ હિટ થઈ ગઈ, એવી કોઈ? સોંગની મેં વાત કરી ને, ફર્સ્ટ ફિલ્મનું જ મારું એક સોંગ હતું કે જે અમે વિચાર્યું હતું કે લોકોને નહીં આવા ગીતો નથી ગમતા, પણ એ લોકોને બહુ ગમ્યું, એટલું ગમ્યું કે હવે એ ફોકની જેમ ગુજરાતી ગરબાઓમાં ગવાતું થઈ ગયું છે, બીજે બધે લોકોના લગ્નોમાં ખાસ કરીને એના પર વિડીયોઝ લોકો બનાવે છે। ઇનફેક્ટ મુકેશ અંબાણીના ઘરમાં લગ્ન હતું ત્યારે પણ લગ્ન ગીતમાં એ જ ગીત ગવાયું હતું ત્યાં। તો એ સોંગ વિશે અમે એવું જ વિચારતા હતા કે યુ નો આ લોકોને નથી ગમતું આવું બધું, આ તો આપણી મજા માટે છે, પણ એવું નથી લોકોને। એ સોંગનું નામ છે મેં તો સૂરજને રોપ્યો છે આંગણે, મારા ફળિયાની કાંકરીઓ ઝળહળે રેલોલ। फोक पोइट्री है, प्योर पोइट्री है, और वो गाना भी ऐसा है। और मेरी वाइफ रतिनी ने ही वो गाना गाया था, और मेरी फर्स्ट फिल्म थी जिसमें हम लोग ने म्यूज़िक किया था, और उसका भी फर्स्ट प्लेबैक था शायद। तो वाह, बहुतों का है, इनफैक्ट मिलन जो हमारा दोस्त है जिसने ये गाना लिखा था, उसने भी फर्स्ट टाइम फिल्म में लिखा था। विजय गिरी जो डायरेक्टर है उसकी भी फर्स्ट फिल्म थी, तो बहुतों का ये फर्स्ट काम था। सक्सेसफुल। व्हाट्स योर फेवरेट मूवी एंड व्हाई? मेरा क्या है कि मुझे जो चीज़ें पसंद आती है उनको मैं रिविज़िट करता हूँ बार बार। तो मेरा वैसा नहीं है कि मैंने बहुत सारी फिल्में या बहुत सारे सीरीज़ लाइफ में देखे हैं, पर जो मुझे पसंद आया है वो मैं बार बार देखता हूँ। तो ऑफ लेटली और क्योंकि मैं फिल्म स्टूडेंट भी हूँ और मुझे इवेंचुअली एक दिन फिल्म बनानी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिल्में देखता हूँ, सिर्फ देखने के लिए नहीं। तो या तो किसी फिल्म की राइटिंग पसंद आई, या किसी का कैमरा वर्क पसंद आया, किसी का परफॉर्मेंस, किसी का ब्लॉकिंग पसंद आया, तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए मैं चीज़ों को रिविज़िट करता हूँ। और इस तरीके से मैंने फिल्म्स को रिविज़िट किया हो तो एक डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी करके दिवाकर बैनर्जी की फिल्म थी, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्राफ्ट वाइज लगती है, तो क्राफ्ट के लिए मैं बार बार वो देखता हूँ। फाउदा करके सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स सीरीज़ है, जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है। સર શું અમે તમને કોઈ રેપિડ ફાયર ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકીએ છીએ? ઇન્ટિમેટ એકોસ્ટિક સેટ ઓર ગ્રાન્ડ સ્ટેડિયમ પરફોર્મન્સ? અત્યારના ફેઝમાં અકોસ્ટિક સેટ, બટ ઇવેન્ચ્યુઅલી ક્યારેક હું મોટો સેટ તો કરીશ। વન વર્ડ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ યોર ઓન સ્ટેજ पर्सोना? मैं बहुत विटी हूँ, क्योंकि मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद है, और मैं जब तक इंटरेक्ट ना कर पाऊँ ऑडियंस के साथ तब तक मुझे एज ए परफॉर्मर मज़ा नहीं आता। क्योंकि मैं किन के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ जब मुझे पता ना चले, तब एक कंफर्ट नहीं रहता है अंदर। भले उनके नाम जानने ज़रूरी नहीं है, बट एक सेंसिबिलिटी का एक कनेक्ट आना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा विटी होता हूँ और थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव होता हूँ। मोस्ट प्लेड सॉन्ग ऑन योर प्लेलिस्ट करंटली? लास्ट ईयर में मैंने एक गाना बहुत सुना, लैला मजनू फिल्म का, आतिफ असलम का है, वो मेरी लैला करके वो गाना, तो वो मुझे लास्ट ईयर में वो बहुत सुना। और हरिहरन की कुछ गज़लें और नुसरत साहब की कुछ कव्वालियाँ मैंने बहुत सुनी। फेवरेट वेन्यू यू हैव एवर परफॉर्म्ड? एक गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल में मैंने एक शो किया था, गांधी धुन, जो महात्मा गांधी की लाइफ से ऊपर से इंस्पायर्ड बट यूथफुल वे में हम लोगों ने गाने कोक स्टूडियो स्टाइल में हम लोग गाने प्रेजेंट करते थे, तो वो एक शो बहुत बढ़िया रहा था। बट वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो उस शो को हमने शुरू किया था
दांडी से, जहाँ पे गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, तो वहाँ से उस शो को ओपन किया था। फिर जोहानिसबर्ग में, कि जहाँ पे उन्होंने रह के काफ़ी एक फ्रीडम मूवमेंट चलाया था, तो उधर एक इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने जब परफॉर्म किया तो वो एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. ફૂડી ઓર નોન ફૂડી? ડિપેન્ડ્સ. ખાવાનું બહુ ગમે, પણ ખાવા બાબતે મારા મિત્રોની એવી ફરિયાદ છે મારા પ્રત્યે કે હું બહુ ચૂઝી છું, કે 4 જણા જે નક્કી કરે એમાં તો હું ના જ પાડું, એટલે એવું છે. ન્યૂ ક્લોથ્સ કે પછી ન્યૂ ફોન? ના ના, કપડાં જ હોય ને. સર, તમે અગર તમારા સોંગની કોઈ બી 2 લાઈન સંભળાવશો તો વિલ ફીલ લકી સર. જિંદગી જેનું નામ છે, સડી કરવાનું કામ છે, ક્યારેક ગાડી સ્મૂથ ચાલે, ક્યારેક ચક્કા જામ છે, ના કદી ડરવાનું, ધ્યાન બસ ધરવાનું, ને જોયા કરવાનું, બદલીને નજરોનો લેન્સ. બેલેન્સ બેલેન્સ બેલેન્સ. આવું ગીત છે. બેલેન્સ રાખવું. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. મને પણ મજા આવી તમારી સાથે વાતો કરીને. થેન્ક યુ. Thank you, sir, for being with us today. We are grateful to have you here.